किसी भी सरकार का अच्छा और ख़राब पब्लिक वेलफेयर जो है उसका एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर से जाना जा सकता है। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं सरकार को ये ध्यान खींचना चाहता हूँ कि प्राइमरी हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन इस दो पर ध्यान देगा तो हमारा प्रदेश अच्छा रहेगा। मैं बहुत लकी हूँ, जैसे एमएलए बन के आया है मीरपुर में मेरा विधानसभा क्षेत्र में कैंसर इंस्टीट्यूट का सैंक्शन हुआ, इसलिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। एजुकेशन में थोड़ा एक सुझाव देना चाहता हूँ। प्राइमरी एजुकेशन में क्लास 1 से लेके स्टाइपेंड देना शुरू करना है। पहले ज़माना में आईवी स्कूल हुआ करता था, इंटर विलेज स्कूल, तो उसी हिसाब से एजुकेशन ठीक करना है। तो ये छोटा से अगर स्टाइपेंड देकर शुरू किया जाएगा तो इंटर विलेज स्कूल तो सही रहेगा। हायर एजुकेशन में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के आसपास में एक हब बनाना है। जैसे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने नॉर्थ कैंपस को देखा है, तो इसके लिए अभी दोईमुख कॉलेज में कुछ ही साल के अंदर में मोर देन 1300 स्टूडेंट हो गया है। उसमें मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बीकॉम और बीएससी का शुरुआत किया जाएगा तो दिस कैन कैटर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम फार फ्लंग एरिया टू स्टेट कैपिटल फॉर एजुकेशन पर्पस। किमिन सर्कल है, बहुत ही पुराना सर्कल है, और लेकिन दुख का बात यह है कि अभी तक उस किमिन सर्कल में इतने सालों के बाद भी पावर सप्लाई का रेगुलर नहीं है। हर मानसून में सप्ताह 10 दिन 15 दिन पावर सप्लाई चला जाता है। इसके लिए सरकार से आग्रह करता हूं कि आगे कैसे पॉलिसी बनाइए इसको, इस समस्या को हल करने के लिए। हमारा दोईमुख जो टाउन है, मेरा ख्याल से अरुणाचल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है। वहाँ जो स्कूल है वो भी 1948 का खुला हुआ है, और अभी उसके यूपीआई जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना है, तो दोईमुख से लेके यूपीआई का कनेक्टिविटी के लिए अभी तक हैंगिंग ब्रिज ही चलता है। तो मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि अगर उसमें एक मोटरेबल ब्रिज का अगर सोचा जाएगा तो, क्योंकि ये सारा एक एक्सटेंडेड कैपिटल है दोईमुख जो है, एशिया रीजन का एक्सटेंडेड एरिया है। मैं सही मायने में मानता हूँ कि ग्रोथ स्टेट हैप्पीनेस बढ़ना चाहिए। खास करके हम ये विश्वास करते हैं, और खास करके जो हमारा जो नया जो विधायक चुन के आया है, हम सभी को आप मेंटरिंग कीजिए, एक साथ में हाथ पकड़कर आगे 5 साल हमको भी मार्गदर्शन कीजिए कैसे अपना अपना विधानसभा क्षेत्र को प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है। इसी कुछ शब्दों के साथ में मैं मेरा पार्टी का और मेरा अपना समर्थन थैंक्स जो गवर्नर का मोशन ऑफ थैंक्स पर समर्थन देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Teacher job as well as the contractual teacher job. So my question is whether the Department of Education will fill up the shortfall of the teachers in the Longding districts caused due to the termination of 28 illegal appointed teachers, and as well as the 9 teachers transfer without reliever. And my second question is whether the government, the department will recover the extra money that the teacher has taken in the name of the regular as well as the contractual teacher. Honourable Speaker, sir, the question regarding the illegal appointments and the termination is under investigation. So until and unless the investigations are over, it will not be right on my part to make any comment here. And about the discrepancy in the teaching staff in the school, very soon we are going to do the transparent posting. So at that time we will take utmost care that no school is left without the teachers. Honourable members, for your kind information, only 3 supplementary questions can be asked. Only 2, but 1 I can give. So in the 1 question, 3 supplementary maximum, max. And for your kind information, all information has been given in your desktop, I mean in your system. So please check in your system whatever government has furnished in your system. Because since we are in Vidhan Sabha, first in Northeast and third in all India. So please try to use the system. Next, start question number 38, Kumar Vai.
स्पीकर सर, मेरा क्वेश्चन इस प्रकार का है, तो मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत को, जब 3 टायर से 2 टायर में जब फार्मूलेट चेंज हुआ है, उस समय में अरुणाचल में बाकी पंचायत, हर स्टेट में पंचायत का थोड़ा डिफाइन हुआ है। तो मैंने पूछा है कि ये जब 3 टायर से 2 टायर में जब चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 इयर्स में, लास्ट 5 इयर्स में कितना फंड दिया है? तो उनका जवाब, और दूसरा जो क्वेश्चन था कि पैसा मिला है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? इनका जवाब है कि 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में टोटल पैसा मिला डिस्ट्रिक्ट वाइज में 119 करोड़। मैं ये जानना चाहता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आपका जवाब तो सही है, लेकिन ये पैसा कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है? उसका डिपार्टमेंट का पास में यूसी यूटिलाइजेशन कॉपी का सर्टिफिकेट है क्या नहीं? और आप देखिए यहाँ जितना भी इलेक्टेड यहाँ 60 मेंबर है, आपका एक हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 15 करोड़ का फंड एलोटमेंट दिया है, लेकिन सुना है पंचायत लोग को पैसा नहीं मिला बोला है। ये पैसा कहाँ मिसयूज हुआ है? इसलिए मैं डिटेल जानना चाहता है कि अगर आप यहाँ में प्रॉपर रिप्लाई तो दिया है, जहाँ तक देखिए ये असेंबली में हम लोग चुन के आया है, जब पूछा है तो पेपर में सिंपल से रिप्लाई देने से नहीं होगा। अगर इस चीज को अगर आप सही रिप्लाई नहीं देगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में भी, तो ये पैसा कहाँ कहाँ यूज किया है और उसका यूटिलाइजेशन या सर्टिफिकेट है कि नहीं? दूसरा जो है इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये आप जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो सवाल है, जो प्रश्न आदरणीय सदस्य ने पूछा इस मंदिर में, उसका जवाब आपके पास कागज में है। और इसमें मैं इस बात पे मैं एक आपको बिंदु जोड़ना चाहता हूं कि इसमें ईयर वाइज दिया गया है, फंड कैसे आया, कितना अलॉट किया और कितना सेंट्रल से पैसा आया है। इसमें आपको देखना यही है कि आपको भी मालूम है ये कि अगर यूसी नहीं देता है तो नेक्स्ट फंड रिलीज नहीं होता सेंटर से, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैक्सिमम लास्ट 5 इयर्स का एंड में जो 2 साल है, उसमें तो आपको ही मालूम है 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा नील, एलोकेशन नील, और एलोकेशन था आपका fund allocated to the department from center in the year 2022-23 was 177 crore under 15 finance commission and rupees 287.274 crores under RGSA। इसमें आपका 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा नील, आज तक नहीं मिला। और 2023-24 में भी इनका डिमांड या से सेंट्रल से जो पैसा एलोकेट किया गया है, उसका टोटल आपको 15 फाइनेंस कमीशन में पैसा जो एलोकेशन हुआ 179 करोड़ एंड RGSA में 184 करोड़, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन जो पैसा है उसको आप 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया। तो और जहाँ 184 करोड़ RGSA का था, उसमें 80.10 करोड़ पैसा दिया है। तो ये पैसा जो आपको मालूम है, this all fund which received from the central government by the Panchayati Raj department is being distributed to the districts.
डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया गया है सबको, और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी आने बचा है। और आपको मालूम है कि आदरणीय सदस्य जी की ये पैसा का जब तक यूसी नहीं देगा तब तक 16 फाइनेंस कमीशन का पैसा नहीं आ सकता। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ आज की मैं इसके ऊपर मेरा डिपार्टमेंट का सब ऑफिसर से बात करेगा। उसके बाद अगर कुछ है इसका मिस यूटिलाइज हुआ या कुछ हुआ तो मैं फिर इसे आप जब इस हाउस में फिर पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। इस मंत्री साहब आपने गलत जवाब दे रहा है। यहाँ पेपर पे लिखा आपने बोलता है 15 फाइनेंस कमीशन में पैसा नहीं मिला। आपको 14 फाइनेंस कमीशन में पैसा मिला है 2019-2020 में। आपको 2020-21 में 15 फाइनेंस कमीशन से यहाँ पेपर में तो दिखा रहा है 230 करोड़ आपको पैसा मिला है, और 2021-2022 में आपको 85 करोड़ मिला। आप बोलता है 15 फाइनेंस कमीशन में पैसा नहीं मिला, लेकिन पेपर में तो पैसा मिल रहा है। तो मेरा कहना मतलब जो है, आप बोलता है जब तक यूसी सबमिट नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। इसका मतलब आप लोगों ने यूसी सबमिट नहीं किया होगा, पैसा नहीं आया। यहाँ 2022-23 को पैसा नहीं आया, 2023-24 को पैसा नहीं आया। तो आपका यूसी नहीं देने का कारण से ये पैसा नहीं आ रहा होगा। इसलिए मैं चाहता कि आपका यूसी को हो सकता है पब्लिक डोमेन में लेके हम लोग को पूरा फुल जानकारी होना पड़ेगा। आप इंटर अरुणाचल कोई बोलता नहीं, सबको पता है कि पंचायत का बहुत पैसा आया है, लेकिन पंचायत लेवल तक पहुंचा नहीं। तो वो पैसा किसके लिए आया, पंचायत के लिए आया ना किसके लिए आया, मैं ये जानना चाहता है। इम्प्लीमेंट एजेंसी उसको पैसा खर्चा कौन किया है और कहाँ किया है, उसको डीडीओ पावर डिस्ट्रिक्ट में किसको दिया है, आप डिटेल में हमको जवाब दे दीजिए, हम लोग को जवाब दे दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा शुरुआत से थोड़ा सर का बात को क्लियर करना चाहता हूँ। ये 2019 to 2024 ये ऐसा साल है जिसमें 14 फाइनेंस कमीशन का 2019-20 ये 14 फाइनेंस कमीशन का ईयर एंड था। उसमें हमको 303 पैसा दिया गया था करोड़। तो उसका यूटिलाइज हुआ, इसलिए तो पैसा 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा आया। इसमें आप देखिए, जहाँ तक ये इसका बात हो रहा है, आप सबका आप जो मुझे बोला कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, तो इसको आपको भी मालूम है ये कागज में आपको डिटेली दिया गया और सिंप्लीफाई करके हम फिर आपको बना के दे सकता है कि और कैसे हो सकता है। अब इस कागज को और मैं सिंप्लीफाई करके आप साधारण से आप कैसे समझे ऐसे में बना के और दे सकता हूँ। आप मुझसे वो पैसा कागज कलेक्ट कर सकता है। और जो फाइनेंस जो अभी बात कर रहा है कि पैसा यूसी नहीं दिया इसलिए पैसा नहीं, आपको मालूम है, आप पहले मंत्री रह चुका इसमें कि यहाँ का सिस्टम कैसे है और कैसे चलता है, दिल्ली में कैसे है। तो जहाँ तक और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी का जो पैसा जो 2022-23 एंड 23-24 का पैसा जो इसलिए हेल्प अप किया गया कि उसका क्राइटेरिया तो चेंज हो रहा है MORPR का। तो इसलिए जैसे यूसी तो 15 फाइनेंस कमीशन 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का तो दे दिया गया है, और मुझे विश्वास है कि और पैसा आने वाला है। और इस बार आपको मैं ये इस हाउस से आश्वासन देता है कि जो भी अभी चलेगा सही ढंग से चलेगा। पहले क्या था मुझे मालूम नहीं। थैंक यू। इसलिए मैंने बहुत बार ऑनरेबल सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया है
और सीएम साहब ने भी एश्योर किया है कि इसको फ्यूचर में टेकअप करेगा। फिर भी हमारा लोगों का इच्छा है कि ये रोड को जल्द से जल्द टेकअप करने से अच्छा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लाया। ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट म्याओ टू विजयनगर PMGSY से कनेक्शन हो गया और फ्रंटियर हाईवे भी म्याओ टू विजयनगर कनेक्ट होने वाला है। ये बहुत अच्छा बात है, ये देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन विजयनगर से नामपोंग जब तक कनेक्ट नहीं होगा ये इनकम्प्लीट है, एक कंप्लीट सर्कल नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट पूछना चाहता हूँ, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि whether government is going to take up this road in future, taking into account the country's security and defense purpose. Sir, please. ऑनरेबल स्पीकर सर, वैसे जो क्वेश्चन का जो नोटिफिकेशन जो आया है वो डिपार्टमेंट ऑफ RWD में चला गया और मेंबर ने जो बताया कि एक्चुअली RWD का ये क्वेश्चन नहीं था, बेसिकली इंटेंशंस तो गवर्नमेंट का ही इसमें उन्होंने सीख किया हुआ है। ऑनरेबल मेंबर श्री लेसम जी के साथ में इस रोड के बारे में मेरा काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है पिछले वाला टर्म में, जिसमें उन्होंने खुद जो जिक्र किया कि विजयनगर को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग रोड है म्याओ टू विजयनगर, इट इज़ अराउंड 156 और 57 और किलोमीटर्स। उसका अभी कनेक्टिविटी तो हम लोग ने दे दिया, मगर इस बार का मानसून के कारण से काफ़ी जगह में लैंडस्लाइड्स, काफ़ी मेजर लैंडस्लाइड्स भी आया है, काफ़ी ब्रिजेस भी उसमें ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स भी उसमें इरोड हो गया है। तो भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार हम लोग जो मीटिंग करके ये तय हुआ कि विजयनगर को कनेक्टिविटी हम लोग ट्रांस अरुणाचल हाईवे उसका ऑलरेडी शायद 5-6 पैकेजेस में ऑलरेडी बना भी दिया और बहुत जल्दी टेंडर भी फ्लोट हो जाएगा। तो अभी जो विधायक जी वहाँ का जो उनका कहना है कि विजयनगर को थ्रू नामपोंग का भी एक स्ट्रेच से कनेक्शन करने से अच्छा रहेगा। और इन्होंने जैसे बताया कि फर्स्ट 15 किलोमीटर्स का ऑलरेडी काम भी कुछ होता है और वहाँ का एग्जीक्यूटिंग एजेंसी शायद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उसका माध्यम से ये 15 रोड का किलोमीटर का कटिंग करके रखा हुआ है। इस विषय को लेके भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में भी चर्चा हुआ था, तो लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये एक क्लैरिटी रिसेंटली क्लैरिटी मिला है कि पहले हम लोग ट्रांस अरुणाचल हाईवे को बनाएंगे जो ऑलरेडी सैंक्शन है, अप्रूव्ड है, म्याओ टू विजयनगर। वो बनने के बाद में फिर नामपोंग टू विजयनगर जो रोड है वो एक्चुअली टुवर्ड्स दी बॉर्डर अलाइनमेंट का तरफ से ही जाता है। तो बाद में उसको सेकेंड फेज में टेकअप करेंगे बोल के रिसेंट भारत सरकार की तरफ से ये एक डिसीजन आया है। तो पहले सरकार की ओर से पहले ट्रांस अरुणाचल को हम लोग फोकस करेंगे और कपल ऑफ ईयर्स में जो ये रोड बन जाने के बाद में फिर स्ट्रेटेजिक वे से इस रोड को फर्दर तो टेकअप किया जाएगा। Now start question number 29, Panitaram. Thank you, Honorable Speaker, sir. मेरा क्वेश्चन था, my question was regarding the notification of wearing of traditional dresses in the government school as well in private school. हम सबको पता है कि हमारे राज्य में 26 मेजर ट्राइब्स हैं and more than 100 सब ट्राइब्स हैं। हमारे जितने भी ट्राइब्स का अपना ही एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, ट्रेडिशनल अटायर्स होता है, जो कि आज तक हम प्रिजर्व करके आ रहे हैं हमारे समाज में। तो इसको अगर हम स्कूल लेवल में भी वीक में एक बार अगर इसको पहने देता तो हमारा ये अपना जो ट्रेडिशनल अटायर्स है, ड्रेस है, उसको हम प्रिजर्व कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। तो हमारा जितना भी ट्राइब से हमारा अपना अलग से डायलेक्ट से भाषा है वो अभी हम जो भूल रहा है, अगर हम ट्रेडिशनल ड्रेस को भी अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे, कल को ऐसा ना हो कि हम भूल जाए, हमारे बच्चे भूल जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड किया गया है 20 दिसंबर 2022 को, लेकिन इसमें ये नॉट मैंडेटरी लिखा है। तो मेरा क्वेश्चन जो ये था कि इसमें मैंडेटरी है कि नहीं है, तो इसमें मैंडेटरी नहीं है लिखा है, तो इसको मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा कि गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करेगा कि नहीं करेगा। एक बात मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि मैंने प्राइवेट स्कूल को भी मैंने इसमें पूछा है
देखिए, प्राइवेट स्कूल में भी हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं। देश के कोने कोने से आके हमारे यहाँ पे लोग पढ़ते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल्स में भी अपना ट्रेडिशनल ड्रेस वंस इन ए वीक अगर हमारे बच्चे पहनते हैं, तो हमारे जो ड्रेस है, जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जो हमारा कल्चरल जो कल्चर जो ये है, वो कितना कल्चरल इनरिचमेंट होगा। इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो रिस्ट्रक्चर में भी इसको मेंशन किया गया है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमारा जो ड्रेस है उसको प्रिजर्व करना है। तो अगर इसमें है तो प्राइवेट स्कूल्स में भी क्या ये लागू करेंगे? क्या मेरा ये ऑनरेबल मिनिस्टर कंसर्न से। थैंक यू सर। Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, the advice is well taken. ये इनका जो supplementary question था कि whether it's mandatory or not, मैंने भी ये order देखा है, तो as per the order it was mandatory. लेकिन बीच में certain school से ऐसा information आया department को कि कुछ गरीब बच्चे हैं और कुछ हमारा traditional जो attire होता है वो बहुत ही महंगा होता है, so the poor parents were not able to afford. So we were flooded in with such suggestions and complaints from various corners of the district. Then after that, उसके बाद ये एक निर्णय लिया कि we will not it mandatory because this will put a lot of financial pressure on the poor parents. और बाकी जो दूसरा ये आपका जो private school के लिए जो पूछा है, तो इसको we can again consider in the next thing and we can convey it to the private schools also. वहाँ पे भी लेकिन जैसे अगर ऐसा ही situation है तो we can always request all the education institute to follow this because like he has said, the honorable member has said, अभी हमें अपना जितना भी young generation को we need to get them rooted to our culture and our tradition. With the passing time and the advent of the modernization, ऐसा हो रहा है कि लोग अपना भाषा को कम ध्यान देने लग गया, they are attracted more towards the modernization and इसमें क्या है कि हमारा अपना culture और tradition से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं. So this will help us a lot for our younger generation to be rooted with our culture. क्योंकि अभी इन लोगों का mind बहुत fragile होता है. At this time, if you can tame them well, I think this will go a long way in preserving our culture and tradition. तो जो उनका जो माननीय हमारा जो member का जो है कि whether it will be made mandatory in private school, इसको भी हम लोग take up करके we will make sure that it is applied in all government and private school. Thank you. For rationalized posting of subject teachers in government higher secondary school Changlang and secondary schools in Changlang district. And sir, after taking collective information, whether it is fact that many government higher secondary schools and secondary schools are facing problems due to shortage of subject teachers. Sir, the shortage particularly of subject teachers at Changlang higher secondary school is history PGT teacher, economics PGT teacher, biology PGT, mathematics PGT and mathematics TGT teachers. The start question raised by honorable member, I would say it's not $1 million question, it's $1 billion question in context of Arunachal Pradesh when we talk about rationalization of the teachers. He has asked for Changlang district, but here I'd like to mention that the rationalization of teachers has been a very chronic problem for the entire state. So as we have furnished a reply, a teachers registry portal has been developed. With this also, with the discussion with, like I said earlier also, in discussion with all the stakeholders and the people, all the people who are involved in education system and getting good consultant, we will be trying to devise a mechanism where this problem will be sorted out sometime very soon. This academic session has already started, so you can't expect much this time, and there are a lot of requests which has flooded in. But from next session onwards, you can expect that there will be
a beautiful rationalization, provided all our honorable members cooperate. Because whenever there's a teacher posting and transfer, is processed, we see there are a lot of, requests coming in from different corners. There we need to resist ourselves. When we make this arrangement, I feel that, we will be able to solve a lot of issues regarding the rationalization, because there are a lot of, concentration of teachers. If you see, largely we don't have much crisis of teachers. And regarding the subject teacher, that 549 teacher requisition has been given to the APCS, and we all know that APCS could not conduct it because we all know what had happened. Now the APCS has been streamlined. So very soon this will be recruited. In the meantime, government has, come up with this stopgap arrangement called Mukhyamantri Shiksha Kosh. So in this, we have already have 777 subject teacher, which was appointed during the year 2023-24, and to meet up further gap, 191 teacher has been approved. So with this stopgap arrangement, I think till such time when we have regular teachers coming in, we should not have much problem with the students. So with this, and regarding your question about when it will be done. So by next academic session, like I said, we should be, hopeful that, we'll have a very good system in place where we will have very less human interface in that. We're trying to, engage the technology also. So with this, I think you will be, happy to know that, education is going in for a major, robust revamp in infrastructure as well as in human resource rationalization and improvement. So we hope that once we roll out all these policies and efforts, you all will also try to help us achieving this goal which we are targeting. Thank you. Sir, can I have a supplementary? Yeah. Sir, Honorable Minister, taking the opportunity, sir, I just wanted to, because as you have mentioned about it, that's why I just wanted to put on one suggestion, sir. I've already seen your teachers registry portal, which is a very noble initiative, I believe. Sir, मैंने अपना constitution का already दौरा कर चुका है, sir, मैं और कर रहा हूँ. I've already collected all the data regarding the educational scenario in my district, sir. यहाँ पे तीन चीज है जो सब डिस्ट्रिक्ट से मिलता है जुलता है, और मेरा विश्वास है कि यही प्रॉब्लम सब डिस्ट्रिक्ट पे है. तीन है, एक है सर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड, तीसरा है मॉनिटरिंग सर, और चौथा है लोकल इशू जो बाउंड्रीज इशू है. सर आपने जैसे बताया कि सदन में इतना समय नहीं होता कि हम सब इसके बारे में डिस्कस करें, तो सर मेरा एक अनुरोध है आपसे कि मुझे पता नहीं पहले ये हुआ है कि नहीं, सर मैं सोचता हूँ कि यू आर अ वेरी कैपेबल मिनिस्टर. I have so much of expectation. In fact, the entire state has expectations from you. सर अगर एक मंथन किया जाए 3 दिन का, जहाँ पे 60 विधायकों को वहाँ बुलाया जाए सर, along with the stakeholder, and as you have mentioned, right from commissioner to secretary and a specialist, wherever you can bring them. 3 दिन अगर हम मंथन करें, उस पे हर एक विधायक अपना प्रॉब्लम को आपको बताए और कमिश्नर सेक्रेटरी सुने. उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपने बताया कि यूजुअली रेजिस्टेंट विधायक से ही आते हैं सर, उस समय पे अगर एक समाधान ढूंढे और उसके चलते पेमा खांडू 3.0 में आप अगर उसको अमल करें सर, आई थिंक वी कैन हैव possible some kind of solution on a way forward to this educational scenario which has been haunting us since the day Arunachal has been constituted as a state. Thank you, sir. Honorable members, start question number 35. That was only, advice only. PC Jiren. Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to participate. I'm a newcomer, and this is my first participation in this house. So my question was regarding construction of road from Ragidoke to Yomsa. It's a 44 kilometer to Honorable Minister.
And my question was like that. Whether public interest 80%, I am not satisfied with the reply. In this regard, I just want to let you know that I have gone through the records that the government of India had sanctioned 35 crore as the first phase for construction of 23, and they are taking up 12 kilometers as it is informed. And my question, supplementary question to the Honorable Minister is whether you are taking up any steps to upgrade this 12.5 kilometer road, and whether you are taking up remaining 9 kilometers of road from Ragidoke in. That I want to know from Honorable Minister out of the sir. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, the question which the honourable member has asked, already it has been furnished in detail. This is regarding the construction of road from Ragidoke to Yomcha. And when after the PIL was filed, the Honourable Court, like he has rightly said, the Honourable Court has given a direction to complete the road. So, as per the direction of the Honourable High Court, the department has taken up the road from Ragidoke till Old Takum village. So that stretch is around 12.5 kilometer, and as per the PMJSY guideline, you could only take up to the border block only. So the main question about the remaining 9.5 kilometer actually doesn't, comply with the guidelines. So his question is whether that remaining part will be constructed as per the High Court order. So I had a discussion with my department also. This 9.5 kilometer, which the Honorable Court, but in the court order it's not written 9.5, it's written 6. Maybe there was some confusion. Otherwise also, after discussion with my department, they had said we can take up that gap between Old Takum and Yomcha, that border, West Siang border, the boundary, under any other state fund which is available. So with the discussion with the department, we will try to take up this road as per the court direction. The question hour is over now. Honorable members, आप लोग ध्यान रखिए, घड़ी इधर होता होगा, इधर में भी है. 1 hour ही होगा question hour. Very sorry to say, yesterday also we left 2 numbers, today also we left 1 numbers. आप लोग का वजह से आप लोग इतना डिटेल में क्वेश्चन को रिपीटिंग करते हैं. आप जो क्वेश्चन दिया वो ऑनरेबल मिनिस्टर के पास ऑलरेडी है, यानी कि गवर्नमेंट के पास. आपको जो अटैचमेंट दिया गया आपका सिस्टम में है. आपको स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है उसको पूछना है. आप लोग पूरा रद्दा मारते हैं, जरूरी नहीं है. तो कल से आप लोग देखिए उसमें है, so that no honorables should be left out. ना आप लोग अपॉर्चुनिटी को रखना है, तो अदरवाइज सडन चलते रहेगा कुछ नहीं. तो आज भी एक क्वेश्चन छूट गया नवम विवेक जी का. फिर भी आपको जो क्वेश्चन है, whatever answer reply is already in your system, please go through. अगर आपको कुछ ये नहीं है तो आप रिटर्न में या नेक्स्ट में भी आप मांग सकते हैं. For more news, subscribe, like and follow Arunachal News coverage to get the latest local, regional and national news. Thank you for continuing to support our channel.